नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के ऊपर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि देश का सेंट्रल बैंक इसको हम कहते हैं। आइए एक एक करके हम इसके एक एक पॉइंट को डील करेंगे। जैसे सबसे पहले स्थापना, उसके बाद राष्ट्रीयकरण, गवर्नर, मुख्यालय, इसका इतिहास, नोटों की छपाई, सिक्का ढलाई। उसके बाद हम आरबीआई के फंक्शन को एक एक करके 8 पॉइंट है, 8 को एक एक करके हम इसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसको हुआ था, जो कि शुरुआत में एक निजी बैंक था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 2020 में भी प्रेजेंट इसका गवर्नर है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगर कोई पूछे इसके फर्स्ट गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ 1935 में। 1935 में ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अगर कोई पूछे भारतीय पहले गवर्नर, तब थे सीडी देशमुख, वो थे 1943 में। आइए अब इसके बात करते हैं हम इसके इतिहास को लेकर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न हुई आर्थिक समस्याओं को निपटने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में जो उत्पन्न हुई आर्थिक समस्या जो उत्पन्न हुई थी, उसको निपटने के लिए आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में आरबीआई एक्ट के अनुसार की गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर आरबीआई बनाई गई थी। मतलब कि इसकी जो स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है, वो जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर को। आरबीआई के दिशा निर्देश कार्य प्रणाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक जो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। इसका मतलब रुपये की समस्या, इसके मूल और इसके संविधान के अवधारणाओं पर आधारित है। मतलब कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जी जो पुस्तक लिखी गई थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, मतलब इसी से पूरा आरबीआई का स्थापना इसी की अवधारणाओं पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीआई की स्थापना 1926 में गठित हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर आधार पर हुआ था। इसकी जो सिफारिश थी हिल्टन यंग कमीशन की, इसके सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, नोट छपाई। देखिए, देश में हमारे नोट की छपाई 4 जगह होती है। पहला है महाराष्ट्र का नासिक, कर्नाटक का मैसूर, और एमपी में देवास, और इसका है वेस्ट बंगाल में सलबोनी। मतलब कि 4 स्टेट में 4 केंद्र है जहां पर नोटों की छपाई होती है। ठीक है, नासिक और देवास प्रिंटिंग प्रेस जो भारत सरकार के अंडर में आता है। नासिक और देवास जो है केंद्र है, मतलब कि भारत सरकार के अंडर में इसको कंट्रोल किया जाता है। और मसूर और सलबोनी जो है इसको आरबीआई कंट्रोल करते हैं। मतलब कि 4 है, 4 में से 2 को भारत सरकार कंट्रोल करती है, 2 को आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नोटों की तो छपाई हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्का की ढलाई। ठीक है, सिक्का की ढलाई का कार्य कॉन्जेन एक्ट 1906, इसको एक जैसे जिस तरह से आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट में हुई थी, उसी तरह सिक्का की ढलाई के लिए एक कॉन्जेन एक्ट 1906 में बना था। इसको इसी के अनुसार सिक्के की ढलाई होती है। ठीक है, जो कि भारत सरकार के हाथ में होती है। इसका जो सिक्का का ढलाई को आरबीआई का कंट्रोल में नहीं होती, इसका पूरा जो निगरानी होता है इसका भारत सरकार के अंडर में होता है। इसमें भी मुख्यतः 4 जगह है, 4 जगह पर सिक्के की ढलाई होती है। पहला है कोलकाता में एक जगह है अलीपुर, वहां पे कोलकाता में अलीपुर में सिक्का की ढलाई होती है। दूसरा है हैदराबाद में है चेरलापल्ली, और दूसरा जगह है सैफाबाद। यानी कि हैदराबाद में 2 जगह ढलाई होती है, पहले है चेरलापल्ली, दूसरा है सैफाबाद, और तीसरा है यूपी का नोएडा जो है, नोएडा में यहाँ पर भी सिक्के की ढलाई की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरबीआई के पास अगर मतलब कि पावर है कि प्रिंटिंग जितना नोट चाहे उतना छाप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। आरबीआई के पास जितना सोना या जितना फॉरेन रिजर्व रहेगा उतना ही वो नोट को छाप सकते हैं। अगर इससे वो ज्यादा करेंसी को इसी करेगी तो आरबीआई करेंसी की वैल्यू मतलब कि बहुत ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है, इसके लिए इसका आप लोगों का क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि नोटों की छपाई के पास आरबीआई के पास इसका है
पावर, और केंद्र सरकार को तो जितना चाहे उतना अपनी मन मर्जी के अनुसार वो नोटों की छपाई कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बदले में उसको सोना या फॉरेन एक्सचेंज जो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व है, उसको उतना स्टॉक में रखना पड़ता है, उसी के अनुसार से वो छाप सकते हैं। अगर वो ज्यादा छाप देगी तो इससे क्या होगा कि करेंसी का जो इशू अगर ज्यादा कर देगी तो उसमें आरबीआई की करेंसी का वैल्यू जो गिर जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये तो था इसमें सिक्का की ढलाई और नोट छपाई। अब बात करें 1 रुपए का नोट पर जो भारत सरकार का लिखा रहता है। देखिए जितने भी नोट है उस पर सब पे लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1 रुपए का ऐसा नोट है जिसपे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस पे गवर्नर का साइन नहीं होता है। 1 रुपए के नोट पे गवर्नर का साइन नहीं होता, वहां वो साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप लोग मत सोचिएगा कि सभी नोटों की छपाई और जो गवर्नर है सब पे एक ही का साइन रहेगा या एक ही के अंदर रहेगा, तो नहीं। 1 रुपए का ऐसा एक नोट है जिसको भारत सरकार नहीं लिखा रहता है और इसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोगों ने सबको जाना। अब हम बात करने वाले हैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में। देखिए आरबीआई के फंक्शन है मौद्रिक नीति को तैयार करना, नोट निर्गमन का कार्य, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, ठीक है, बैंकों का कार्य, साख पर नियंत्रण, ब्याज दरों में स्थिरता और अंतिम ऋणदाता के रूप में यह काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके 8 पॉइंट है, 8 को हम एक एक करके इसको 1 बाय 1 करके हम इसका डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक नीति को तैयार करना। तो देखिए मौद्रिक नीति है क्या, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मौद्रिक नीति है क्या? मौद्रिक नीति मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है, मुद्रा को जो फ्लो है उसको रोकने के लिए आरबीआई को नीति तैयार करती है जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं, और उसकी निगरानी देख रेख भी आरबीआई के पास होती है। इसका मूल उद्देश्य होता है मुद्रा के मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना और देश के उद्योग, व्यापार, कृषि के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला इसका फंक्शन है मौद्रिक नीति को तैयार करना। तो मौद्रिक नीति है क्या? मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है और उसको निगरानी करती है, और इसका उद्देश्य रहता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और देश के उद्योग, व्यापार तथा कृषि के लिए सस्ते ब्याज पर लो इंटरेस्ट रेट पर लोन को उपलब्ध कराना। दूसरा बात करते हैं नोट निर्गमन का कार्य, यानी कि नोट को जारी कराने का कार्य। भारत में नोट छापने और जारी करने का काम केवल रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा ही नया नोट जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा ही नया नोट जारी किया जाता है। वर्तमान में अभी रिजर्व बैंक द्वारा 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जा रहे हैं, क्योंकि 1000 का नोट बंद कर दिया गया है, इसलिए अब उसकी जगह पर 2000 के नोट छापे जा रहे हैं। तीसरा बात करते हैं सरकार के बैंक के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में काम करना। आरबीआई का जो तीसरा काम है सरकार के बैंकर के रूप में काम करना। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, मतलब कि केंद्रीय बैंक से जो भी लेन देन रिजर्व बैंक से होता है वो सिर्फ सरकार कर सकती है, आम जनता इससे कुछ नहीं करती है। ठीक है, आम जनता के लिए व्यापारिक बैंक होते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है। सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों और विनिमय बैंकिंग गतिविधियां रिजर्व बैंक संभालता है। मतलब कि इसको जो सरकार का बैंक होता है इसके अंतर्गत उसको जो सरकार की प्राप्तियां होती है, रिसिप्ट, भुगतान, एक्सचेंज, विनिमय, बैंकिंग गतिविधियां जितना होती है वो रिजर्व बैंक इसको संभालता है। सरकार का सारा लेन देन का काम यही देखते हैं। रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार, ठीक है, वो अपना बिजनेस को कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख खाते भी रखता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है इस रिजर्व बैंक में, ठीक है, स्टेट का और सेंटर का, जितने वो स्टेट का सबका वहां पे अकाउंट होता है और सेंटर का अकाउंट होता है। चौथा बात करते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। ठीक है, आरबीआई विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधाजनक बनाता है। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना और उसे बनाए रखना ये आरबीआई का काम करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा जो भी आते हैं वो डायरेक्ट वहाँ आरबीआई रिजर्व के द्वारा उसको चेंज किया जाता है, उसको सुविधाजनक बनाता है। भुगतान को, मतलब जिस दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं तो विदेशी कोई दूसरी देश हो तो डॉलर के रूप में या उस देश का जो करेंसी है उसको देगी, लेकिन उसको ये भुगतान के रूप में अपना देश का पैसा देकर उसको सुविधाजनक बनाता है, मतलब एक्सचेंज करता है दूसरे देशों की करेंसी को। उसके बाद बात करते हैं बैंकों का बैंक। देखिए आरबीआई जो सब जितने भी व्यापारिक बैंक है देश में उस सब का बैंक है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य करती है। सभी व्यवसायिक बैंक नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। इसका जितने भी हमारे देश में केंद्रीय बैंक है उस सब का कंट्रोल आरबीआई करता है। इसके अलावा यह व्यापारिक बैंकों को ऋण भी देता है। जैसे हम लोग अपने व्यापारिक बैंक से ऋण लेते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक बैंक को ऋण लेना रहे तो कहाँ जाएगा, तो
केंद्रीय बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट बात करते हैं साख पर नियंत्रण, क्रेडिट। केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य साख पर नियंत्रण करना, ठीक है। इसके लिए वो केंद्रीय बैंक CRR और SLR की मात्रा में कमी या वृद्धि करती है। देखिए CRR होता है कैश रेशियो रिजर्व और SLR होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये दोनों में कम या वृद्धि करके, कम या ज्यादा करके इसको, मतलब जो क्रेडिट होता है उसको कंट्रोल में रहता है, जिसके द्वारा साख कंट्रोल में रहती है, ठीक है। उसके बाद सातवां हम बात करते हैं ब्याज दरों में स्थिरता यानी इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंक को आवश्यकता के अनुसार साख का विस्तार या संकुचन करके ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। देखिए जो RBI है वो ब्याज दरों में स्थिरता बनाने के लिए साख का विस्तार करती है या उसको कम करती है, और ऐसा करके वो ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। और आठवां पॉइंट अंतिम ऋणदाता के रूप में सहायता। देखिए रिजर्व बैंक होता है वो सबसे लास्ट बैंक होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ने आर्थिक संकट में आर्थिक संकट के समय में वो देश के अन्य बैंकों को ऋण एवं अग्रिम रूप में सहायता प्रदान करती है। देखिए जैसे बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो घाटा में जाने लगते हैं, उसको लोन प्रोवाइड करता है और उसको फेल होने से भी बचाता है। इसलिए RBI को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। मतलब इसके बाद अब हम लोग जाते हैं व्यापारिक बैंक के पास लोन लेने के लिए, और व्यापारिक बैंक जाता है RBI के पास लोन लेने के लिए। सरकार भी जो लोन का कारोबार करते हो RBI के करती है। इसके बाद हम लोन लेने के लिए और कहीं नहीं जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।